Let us go towards the second capsule on the time value of introduction part, time value of money. तो एक बार आपको यह समझ गया कि वेल्थ मैक्सिमाइज करना है हमें, आवर फोकस इज एंटायरली ऑन मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ। वो कैलकुलेशंस करने के लिए, वैल्यूएशन करने के लिए आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी के टूल्स लगने वाले हैं। जो टूल्स तुमने फाउंडेशन में भी सीखे थे, इंटर में भी सीखे हैं और फाइनल में भी लगने वाले हैं। तो ये आपको लगता है बहुत बेसिक फॉर्मूलाज है, फॉर्मूलाज में बहुत क्विकली रन अप करूंगा, बट जो क्वेश्चंस आएंगे ना तब आपको एप्लीकेशन करते आना चाहिए। इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड दिस बेसिक्स ऑफ एफएम, बच्चों वैल्यूएशन वाला चैप्टर आपके लिए नाइटमेयर होगा। चैप्टर्स में जो क्वेश्चंस आते हैं वो स्टीरियोटाइप क्वेश्चंस नहीं है। क्वेश्चंस में इंस्टीट्यूट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारा वैरायटी ऐड करता है। तो लेट अस लर्न। सो वैल्यू, money has a time value. A rupee received today is more valuable than the rupee receivable in the future. But money को value क्यों होता है? See, whenever you part away with the money, whenever you make an investment in a business or equity investment or real estate, wherever, यार आपने वो पैसा risk, you must at least earn a return equal to risk-free rate. What government of India is offering. Risk-free rate कहां पर होता है? This is risk-free rate is on sovereign securities. Government of India is a sovereign government. हमारा सार्वभौमत्व बरकरार है। इतना भी कुछ हम हिंदू मुस्लिम्स पे कमेंट करें या कुवैत में कुछ हो जाए या बीजेपी वाले लोग कुछ कमेंट करें या हम कुछ भी करें, इंडिया इज अ सॉवरेन कंट्री एंड विल रिमेन टू बी अ सॉवरेन कंट्री। सॉवरेन कंट्री मतलब क्या है? जो भी तुमने बॉन्ड्स इश्यू किए वहां पे डिफॉल्ट नहीं हुआ है या होने का चांस नहीं है। इट इज बैक्ड बाय द गवर्नमेंट बैकिंग। जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है इट इज बैक्ड बाय गवर्नमेंट्स अप्रूवल, राइट? So it is issued by a Reserve Bank of India. If tomorrow the situation comes, government will pay for it. So risk-free rate is offered on government securities. But जब आप investment करते हो, you will expect a return equal to what? Risk-free rate plus what? A certain risk premium. अब वो risk premium जो है, that will vary from investor to investor. Or even for the same investor, it will change from investment to investment due to different risk perception. मैं एक इन्वेस्टर हूं, टाटा मोटर्स में जब मैं पैसा लगाना चाहता हूं और जब मैं दिलीप बिल्डकॉन में पैसा लगाना चाहता हूं, रिस्क लेवल्स अलग अलग है। दिलीप बिल्डकॉन एक हाईवे मेकर है, वोलेटाइल बिजनेस है। टाटा मोटर मुझे लगता है ग्रोइंग बिजनेस है, ईवी स्पेस में जा रहा है। तो इन्वेस्टर का जो रिस्क परसेप्शन है वो अलग हो सकता है, राइट? सो या आप जब रिलायंस में पैसा लगाते हो, आपको मालूम है कॉर्पोरेट गवर्नेंस थोड़ा कंपैरेटिव नहीं बहुत अच्छा होगा इन कंपैरिजन टू व्हेन इट कम्स टू अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज। यू नेवर नो व्हाट काइंड ऑफ शेयर होल्डर्स आर देयर इन अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज। देयर एंटायर बेट इज ऑन एंश्योरिंग लोअर फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। फ्री फ्लोट ही कम रखो और जो थोड़े बचे हुए शेयर जो मार्केट में आते हैं उनको भगाते रहो। देखना अंबुजा सीमेंट के साथ क्या होता है यहां से आगे जब वंस अदानी टेक्स इट ओवर। Mark my words and meet me after 4 years and see Ambuja Cement. In case you know, there is an open offer going by Adani Group for Ambuja Cement. This is not an investment recommendation at all. Statutory disclaimer. I'm just trying to explain the concept. Adani is great. It's very good. They are a fantastic group of companies. So risk-free rate plus what? Risk premium. तो यू एक्सपेक्ट सर्टेन रिस्क प्रीमियम। तब जब मैं रिलायंस में पैसा लगा रहा हूं और मैं जब अदानी ग्रुप में पैसा लगा रहा हूं, मुझे रिलायंस में रिस्क कम दिखती है, अदानी में मुझे रिस्क ज्यादा दिखती है। दैट्स माय प्रॉब्लम। बट समबडी हु इज एक्सट्रीम फैन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ही माइट फाइंड लेसर रिस्क व्हाइल इन्वेस्टिंग इन आवर कंट्री। ही माइट फाइंड इट्स सब्जेक्टिव ना, यू कैन नॉट चेंज द बायस ऑफ अ ह्यूमन। सो रिस्क प्रीमियम विल वेरी। हम रिस्क प्रीमियम कैलकुलेट कैसे करेंगे, उसके कुछ मेथड्स आपने इंटर में सीखे थे। अगर आपको याद होगा CAPM मेथड, कैपिटल असेट प्राइसिंग मॉडल, उसमें रिस्क प्रीमियम आपने कैलकुलेट किया था। अगर आपको याद होगा रिस्क प्रीमियम वाज बीटा इनटू RM माइनस RF। ये इंट्रोडक्शन में नहीं है, ये सिर्फ अभी फॉर्मूला है, याद रखो। इस CAPM को हमें पूरा प्रॉपरली लर्न करना पड़ेगा। इंटर में भी मैंने पक्का एक्सप्लेन किया रहेगा, वो कितना समझा था उस टाइम पे मालूम नहीं मुझे। तो वी हैव टू वर्क आउट अ बीटा फैक्टर, रेट ऑफ रिटर्न ऑन द मार्केट एंड व्हाट
रिस्क फ्री रेट, तो रिस्क प्रीमियम हम कैलकुलेट करेंगे. यू मस्ट एक्सपेक्ट अ रिटर्न एटलीस्ट इक्वल टू रिस्क फ्री रेट प्लस व्हाट, रिस्क प्रीमियम. अब रिस्क प्रीमियम कांस्टेंट रहता नहीं है, वो फ्लक्चुएट होता रहता है. रिस्क फ्री रेट भी कांस्टेंट नहीं रहता. क्यों? रिस्क फ्री रेट डिपेंड्स ऑन इन्फ्लेशन रेट. अगर इन्फ्लेशन बढ़ गया तो रिस्क फ्री रेट क्या होता है? बढ़ेगा. रिस्क रेट विल गो अप. इन्फ्लेशन इज समथिंग विच कीप्स ऑन चेंजिंग. Like United States, Joe Biden, Janet Yellen, then your Jerome Powell, all these people were saying, no, inflation is transitory. It is not going to last longer. वो बाइडन के नॉइज में अगर आपने सुना होगा, लेट मी, एक बहुत खतरनाक वीडियो बाइडन ने पिछले 5-6 महीने में ऐसे बंदर जैसा मतलब ट्रांजिटरी लगा के रखी पूरी दुनिया की. क्यों? कोविड के अंदर इन्होंने जो फेड ने जो प्रॉब्लम इन्फ्लेशन का है, दिस प्रॉब्लम इज बेसिकली बिकॉज ऑफ the Fed's wrong policies. They kept on printing the money, they kept on pushing the money just to ensure that we are Democrats, and the president is sometimes keeps on confusing. If you know the Biden's memory, if you have watched. So, let me share. So Biden kept on saying for last 5-6 months, just 5-6 months ago, inflation is transitory. Whatever US is right now sitting on a time bomb. The problem that Paul Volcker had faced, and I don't know how many of you know Paul Volcker. The US last time US ने जो इन्फ्लेशन देखा 1980s के अंदर था, तब ये US का मतलब फेड का चेयर था. बहुत खतरनाक बंदा था. मतलब उसके इन्फ्लेशन को टैकल करना आसान नहीं होता है. बट 1980s के अंदर जो इन्फ्लेशन यूएस ने देखा था, वो इन्फ्लेशन अभी हम देख रहे हैं. एंड Biden was saying, this putting back inflation will just, it's transitory. Next few months, this inflation will be over. I'll show you. रिपब्लिकन लोगों ने उसका पूरा वीडियो, मतलब उसमें रिपब्लिकन कुछ नहीं है. आई एम नॉट रिपब्लिकन और डेमोक्रेट, वी आर इन इंडिया हियर. वन ऑफ माय फ्रेंड वाज टॉकिंग सो मच ऑन यूएस इलेक्शंस एंड ट्वीटिंग अरुण गिरी करके है. उसको फाइनली वो बाइडन आ गया, यस बाइडन, यो बाइडन किया. उस नीचे एक बंदे ने चैट किया, अरुण प्लीज रिमेंबर यू आर इन पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. सो ऐसा होता है. तो let me just retweet this video. Just a second यार, retweet आया कि नहीं? इधर गया. तो एक वीडियो है बाइडन का वीडियो, यहाँ पर एप्पल टीवी से वो ऑडियो जाता नहीं है, दैट्स व्हाई आई कांट शो यू. Watch this video, then you'll understand कि how आया कि नहीं आया. दिखता क्या मेरे को? नहीं आया. एक सेकंड. So you will come to know that inflation is not something that remains constant. Inflation keeps on changing. So as inflation changes, automatically you will find out risk-free rate will keep on changing. Just a second, let me share it. क्यों नहीं आ रहा है यार? 3 बार किया. अभी आएगा शायद. चेक करो. This is a video where US has created inflation, and that is trying to explain. The Biden or the Fed chairman were trying to say that inflation is transitory, it is not something permanent. But nahi, inflation keeps on changing and it can go to a skyrocketing level. और उसकी वजह से रिस्क फ्री रेट चेंज होता है. रिस्क फ्री रेट इज बेसिकली
जो यार्डस्टिक होता है पूरे दुनिया भर में जो यूज करते हैं वो होता है 10-year गवर्नमेंट जीसेक। 10-year गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो होती है तुम्हारे कंट्री की, उसका यील्ड 10-year जीसेक यील्ड हम कैलकुलेशन सीखेंगे, वो यील्ड देखा जाता है। तो यूएस के अंदर वो यील्ड 3% को टच हो गया, या कुछ पॉइंट के लिए 3 के ऊपर भी गया था। राइट नाउ इट शुड बी क्लोज टू 3%। तो वो यील्ड जब बढ़ता है तो रिस्क फ्री रेट बढ़ जाता है, दैट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। लेकिन जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का यील्ड रहता है वहां पर इन्फ्लेशन रेट प्लस रियल रेट ऑफ रिटर्न मिलता है। अगर मैं शॉर्ट टर्म की बात करूं तो रियल रेट्स अभी मार्केट में निगेटिव है। यूएस मार्केट या इंडियन मार्केट के अंदर भी रियल रेट निगेटिव है, क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो है वो ऑफर कर रहे हैं अप्रोक्सीमेटली 7.5 इन इंडिया। रिस्क रेट इज अराउंड 7.5 राइट नाउ। तो आपको ये रिस्क रेट कहां पे दिखेंगे? investing.com एक बेसिक सोर्स है जहां पे investing.com, ट्रेडिंग व्यू, कहीं पे भी जा सकते हो। तो आई गो टू investing.com। ये एडवर्टीजमेंट पहले दिखाएगा उसका। नहीं, आई डोंट वांट टू अर्न $400, बाय सेल कुछ नहीं करना है, क्लोज कर। हाँ, तो हियर यू कैन जस्ट सर्च 10-year यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स 10-year आ गया। That is roughly at 3%. It has crossed 3%. That is substantial spike because inflation data that came up on Friday was way higher. It is inflation in the US is 40-year high, and it is not transitory. वो वीडियो आप ट्विटर पे मैंने दिया है, अब देख लेना बाद में जाके, कॉमेडी वीडियो। So with the timeline and everything is mentioned there. 3.18 ये क्या है? 3.18 क्या है? Risk free rate for a US government bond if you are investing for a 10-year. You buy the bond at current market price and you hold it for 10 years, roughly, exact 10 years नहीं होता, roughly 10 years, then you will earn a return equal to 3.18. अगर मैं current inflation देखूं तो ये negative return है, क्यों? Current inflation in the US is almost 7 and 8% per annum. Last reading that came up for the month of May was 8%. So अब बोलेंगे फिर तो लोग क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं? लोग इसलिए इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि इन्फ्लेशन जो है ऑब्वियसली 8% पर एनम इन्फ्लेशन अगर अगले 10 साल तक रहा तो यू आर हेडेड टू अ रिसेशन. It could be a huge problem because poor people will not be able to spend itself. The spending itself will come down. So it is not something expected for 10 years. Inflation अभी ज्यादा है लेकिन वो ट्रांजिटरी है, शॉर्ट टर्म लिव्ड है. जो हमारे यहां पर भी हम पॉलिसी में बात कर रहे थे अंटिल लास्ट पॉलिसी, हमने अलग वर्ड ढूंढा था. आरबीआई वाज टॉकिंग अबाउट accommodative policy. Accommodative policy. This time that word is not there. In this particular monetary policy, the accommodative word is removed by the RBI, indicating that we will increase the interest rates. क्या हुआ? ये कोविड के अंदर इन्होंने इतने इंटरेस्ट रेट्स कम कर दिए कि वो जो पैसा है जो गरीब लोगों को जाना चाहिए था या जहां पर जिनका इनकम अफेक्ट होना चाहिए तो उनको जाना चाहिए था, उसके जगह पे वो पैसा पूरा स्टॉक मार्केट में आ गया. वैल्यूएशंस बढ़ने लग गए. गेम स्टॉप जैसा कुछ भी कंपनीज ऊपर जाने लग गए, या कुछ भी लोग क्रिप्टो करेंसीज में जाने लग गए पैसा. सो दैट मनी डिड नॉट गो इनटू द प्रोडक्टिव असेट्स. दैट मनी डिड नॉट गो एंटायरली, इट वेंट बट नॉट एंटायरली इन द हैंड्स ऑफ पीपल हु वेर नीडिंग दैट मनी. एंड दैट लेड टू अ पर्सन जिसके पास पैसा बहुत ऑलरेडी है, उसको और पैसा मिल गया. ही डजंट केयर अबाउट द वैल्यू ऑफ मनी, ही कीप्स ऑन स्पेंडिंग, एंड दैट लेड टू अ जंप इन इन्फ्लेशन. चलो बाकी फैक्टर्स भी है, सप्लाई चेन इश्यूज है चाइना की वजह से, यूरोप में जो वॉर चल रहा है वो भी है. बट इसका मतलब ये नहीं है ना कि तुम पैसा प्रिंट करते जाओ. तो ये रिस्क फ्री रेट है, याद रखना. ये फॉर्मूलाज में आपको आगे जाके काम में आएगा. सो रिस्क फ्री रेट इज बेसिकली इंफ्लेशन रेट प्लस व्हाट? रियल रेट ऑफ रिटर्न. रियल रेट राइट नाउ नेगेटिव है, बट लॉन्गर रन के अंदर इंफ्लेशन जो यूएस का है 1.5 to 2% तक रहता है. सो दैट 3% विल बी अ पॉजिटिव रिटर्न. उसमें रियल रेट 0.51% पॉजिटिव यील्ड मिल सकता है. प्रेजेंट वैल्यू टू फ्यूचर वैल्यू जब हम जाएंगे तब हम उसको क्या बोलेंगे? कंपाउंडिंग. एंड प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू टू प्रेजेंट वैल्यू आएंगे तब हम उसको बोलेंगे डिस्काउंटिंग. मालूम है आपको. और कुछ फॉर्मूलाज है जो आपने ऑलरेडी इंटर में किए हैं. सिर्फ क्विकली एक बार फॉर्मूलाज को गो थ्रू करते हैं क्योंकि सॉल्विंग करने के लिए फॉर्मूलाज लगने वाले हैं. फ्यूचर वैल्यू ऑफ अ सिंगल कैश फ्लो, so present value into a compounding factor.
you must ensure that a rate of interest and n must correspond with each other. That is to say, if rate of return is per annum, n should be number of years. If r is per quarter, n should be number of quarters. तो अगर कंपाउंडिंग क्वार्टरली किया है तो I will divide r by what? m. m is number of times compounding is done in 1 year. r is your annual rate. r is your annual rate. तो अगर मैं साल में 4 बार कंपाउंडिंग कर रहा हूं तो I will divide that by what? 4 and multiplied by n is number of years and m is number of times compounding is done in 1 year. How many times you are doing compounding in 1 year? That is compounding factor. Compounding factor must be always greater than 1. What does it tell you? Value of 1 rupee in future is told to you by whom? Compounding factor. उसी से ही आता है present value of a single cash flow. So present value is equal to future value into this, which is known as what? Discounting factor. So for example, अगर मैं बोलता हूं डिस्काउंटिंग फैक्टर R इज इक्वल टू 14%, N इक्वल टू 6, कैलकुलेटर ले लो और कैलकुलेट करके दिखाओ, देखते हैं कितने लोग भूल गए. कुछ लोग भूल चुके होंगे कैलकुलेटर पे भी. गर्ग सोच रहा है क्या करने का ना, भूल गए ना, बेशरम कहीं के. हाउ मेनी हैव फॉरगॉटन एक्चुअली? रेज योर हैंड. ऑनेस्टली भूल चुके सर. लेट मी देखो ना कैलकुलेटर 1. ओके, कंपाउंडिंग फैक्टर तो आएगा ना, वो 1 प्लस आर रेस टू एन था. तो ओके, लेट मी टीच कंपाउंडिंग फैक्टर. ओ शिट. आर इज इक्वल टू 15%, एन इक्वल टू 4. कैसे आएगा ये? टेक ऑन ए कैलकुलेटर. अरे यूट्यूब पब्लिक जो घर में देख रहा है, तुम्हें चैट कर सकता है, फ्री में होता है. 1.15 रेस टू 4. तो आपको रेस टू 4 करने के लिए क्या करना पड़ता है? इनटू इक्वल टू. इनटू इक्वल टू जब करते हैं तो स्क्वायर आता है, वापस इज इक्वल टू करो, क्यूब वापस इक्वल टू करो, फोर्थ पावर इज इक्वल टू हाउ मच? 1 पॉइंट नहीं, 2.3 पे गया होगा. 1.749. गलत बोला ना गर्ग ने. है पहले दिन ही पहले पॉइंट में ही माती खाना शुरू हो गए. What does it mean? आज का 1 रुपया जो है वो फ्यूचर का 1.749 है. इसका ही तुम रेसिप्रोकल लोगे तो डिस्काउंटिंग फैक्टर आता है. Today's 1 rupee is equal to 1.74 rupee in future. So tomorrow's 1 rupee is equal to how much today? So it just need to be taken a reciprocal. Reciprocal कैसे लेते हो? Divide by equal to प्रेस करके आता है. या डिस्काउंटिंग फैक्टर अगर आपको डायरेक्टली कैलकुलेट करना है तो आप क्या करो? टेक ऑन योर कैलकुलेटर. 1 डिवाइडेड बाय 1.14. 1 डिवाइडेड बाय 1.14 है यहां पर, ऊपर 1.15 था. इज इक्वल टू करो. इज इक्वल टू क्या? तो फर्स्ट ईयर का फैक्टर आता है. इज इक्वल टू सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सिक्स्थ ईयर. एम प्लस नहीं करना है. वो एम प्लस एन्यूटी जब चाहिए होता है तब करते हैं. कुछ लोग उधर एम प्लस पे जा रहे थे, आदत लग गई तो उनको उंगली में ऐसे ऐसे करने की. हाँ, अल्ट टैप करने की आदत लग गई, तो अल्ट टैप करके ऐसे ऐसे कर रहे हैं. सो बोलो फैक्टर कितना है? 0.519. तो इसका मतलब क्या है? फ्यूचर का जो 1 रुपया है आफ्टर 6 years, दैट इज इक्वल टू 0.519 एज ऑन टुडे. डिस्काउंटिंग फैक्टर विल बी ऑलवेज लोअर देन 1, कंपाउंडिंग विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 1. ये तो चलो मालूम है आपको. व्हाट डज इट टेल यू? दैट इज इंपॉर्टेंट. 0.519 का मतलब क्या है? लिसन टू दिस वेरी केयरफुली. इफ यू आर गेटिंग 1 rupee आफ्टर 6 years, अगर आपको 1 रुपया मिल रहा है 6 साल के बाद, उसके लिए आज कितना इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो तुम? टुडे यू आर विलिंग टू इन्वेस्ट 0.519 फॉर गेटिंग 1 rupee, नॉट फॉर गेटिंग. फॉर गेटिंग 1 rupee आफ्टर 6 years, यू आर विलिंग टू इन्वेस्ट 51 पैसा टुडे और 52 पैसा टुडे. दैट इज फेयर इनफ. तो आपको रिटर्न कितना मिलेगा?
14% का रिटर्न मिलता है। तो प्रेजेंट वैल्यू क्या बोलता है? अमाउंट यू आर विलिंग टू इन्वेस्ट टुडे, दैट इज व्हाई डीसीएफ वर्क्स। डीसीएफ में हमने क्या बोला था? डिस्काउंटेड कैश फ्लो डीसीएफ। डीसीएफ में हमने बोला था प्राइस ऑफ अ शेयर इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज और फ्यूचर प्रॉफिट्स और फ्यूचर डिविडेंड्स, डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू वांट टू यूज। अगर आप डिविडेंड यूज करोगे तो हम उसको डीडीएम बोलेंगे, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, नॉट ईडीएम, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। अगर अर्निंग्स यूज करोगे तो हम उसको, कुछ नाम नहीं है उसको, कुछ भी नाम नहीं है। कैश फ्लो यूज करें, कुछ नाम नहीं है। अर्निंग डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल के लिए ये काम में आएगा। सो ये सिंगल कैश फ्लो होते हैं। आई होप यू आर क्लियर विद दिस नाउ। तभी भी अगर भूल गए तो हमने कैलकुलेटर शॉर्टकट्स भी आगे दिए हैं। फ्यूचर वैल्यू एन्युटी रेगुलर, तो एन्युटी में क्या होगा? सीरीज ऑफ कैश फ्लोज होंगे, टाइम गैप बिटवीन द टू कैश फ्लोज विल बी सेम and the cash flows will be for a definite period of time. Cash flow is not going to be for indefinite period of time. Regular मतलब क्या है? Cash flow is at the end of the period, like your stipend. Do you get stipend at the beginning of the month or end of the month? End of the month. Sir, 1 तारीख को मिलता है सर, beginning of the month. अरे गधे, वो पिछले महीने का रहता है। You don't get it at the beginning of the month, you get it at the end of the month. So 2-3 महीने के बाद मिलता है, ऐसा कुछ फॉर्म नहीं ना, मतलब फाइनेंशियल क्राइसिस। तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर मतलब कैश फ्लोज विल बी एट द एंड ऑफ द पीरियड। आई वांट टू कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यू, मतलब क्या है? ये टाइमलाइन है, ये कैश फ्लोज है। आई वांट टू जंप फॉरवर्ड, कांगारू जंप। हाँ, जंपिंग करना है और मुझे यहां की फ्यूचर वैल्यू निकालनी है। तो हाउ डू गेट इट? पीरियोडिक अमाउंट, अमाउंट ऑफ एन्युटी मीन्स व्हाट? पीरियोडिक अमाउंट इनटू 1 + r⁻1 - 1 अपॉन r। तो आपको बेसिकली क्या याद रखना है? इतना याद रखो, ये कंपाउंडिंग फैक्टर है, -1। फ्यूचर वैल्यू के लिए कंपाउंडिंग फैक्टर लगता है ना, तो इट इज CF -1 अपॉन r। न्यूमरेटर मस्ट बी पॉजिटिव, CF इज ग्रेटर देन 1, -1 पॉजिटिव डिवाइडेड बाय r। तो प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी के लिए 1 - DF है अपॉन R, वो तो कांस्टेंट ही है ना, अपॉन R। तो प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी रेगुलर कैसे आएगा? पीरियोडिक अमाउंट इनटू दिस एन्युटी फैक्टर। अब ये एन्युटी फैक्टर आपके कैलकुलेटर पे भी आता है, यहां पर M+ करना होता है। बट याद रखना ये फॉर्मूला जो है ना, ये मिसलीडिंग फॉर्मूला है। प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फॉर्मूला गिव्स यू present value at the beginning of the period in which annuity started. It doesn't give you the value as on today. तो बोलेंगे सर प्रेजेंट वैल्यू है सर, तो एज ऑन टुडे मिलना चाहिए ना सर। मैंने कहां पे बोला प्रेजेंट वैल्यू मतलब एज ऑन टुडे? इट इज प्रेजेंट वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड इन विच एन्युटी कमेंस। तो अगर एन्युटी 4th ईयर में चालू हुआ है, 4th ईयर के एंड में, तो ये फॉर्मूला आपको 4th ईयर के बिगिनिंग का आंसर देगा। 4th ईयर बिगिनिंग इज एंड ऑफ 3rd ईयर। तो आपको जब एन्युटी जब शुरू होता है ना, कैलकुलेटर पे अगर आप करोगे तो रिमेंबर व्हेन यू डू M+, फॉर एग्जांपल देखो PVAF प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर वेयर R इज इक्वल टू 12% और N मैं बोलता हूं 4 to 7। N 4 to 7 का मतलब क्या होता है? 4th ईयर, 5th ईयर, 6th ईयर, 7th ईयर, 4 साल आपको पैसा मिलेगा। बच्चा क्या करता है? N = 4 लेता है, 1 / 1.12 इज इक्वल टू M+ इज इक्वल टू M+ 4 बार करता है। मर गया रे तू। क्यों? ये एन्युटी कब से शुरू हुआ? 4th ईयर में। तो इसको अगर आपको आज का वैल्यू निकालना है ना, तो आपको क्या करना होता है? पहले 3 साल स्किप करने होते हैं। 1 / 1.12 इज इक्वल टू फर्स्ट ईयर स्किप, इज इक्वल टू सेकंड ईयर स्किप, इज इक्वल टू 3rd ईयर स्किप। पहले 3 साल के डिस्काउंटिंग फैक्टर आपको स्किप करने हैं। एन्युटी फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर इज नथिंग बट टोटल ऑफ डिस्काउंटिंग फैक्टर्स। तो आपको टोटल कहां से लेना है? 4th ईयर से। 4th ईयर को M+।
फिफ्थ ईयर M प्लस, सिक्स्थ ईयर M प्लस, सेवेंथ ईयर M प्लस, बोलो 2 पॉइंट, फिर MRC करना होता है, बोल 2.42, 4 रुपए का, ठीक है, हाँ हो सकता है, 4 to 1, चेक कर लो बाकी लोग। इसका मतलब क्या है? What does it mean? If you are going to get 1 rupee every year, you are going to get what? 1 rupee every year. For what? Next 4 years. But which 4 years? Starting from the year number 4. If you are going to get 1 rupee in the 4th year, 1 rupee in the 5th year, 1 rupee in the 6th year, 1 rupee in the 7th year, उसका today's value is 2 rupees 42 पैसा। वो 4 रुपए की आज की वैल्यू कितनी है, तो याद रखना। तो आर यू क्लियर विद द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी एंड फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी? ये एन्युटी रेगुलर था, एन्युटी इमीडिएट। एन्युटी इमीडिएट में क्या करना है आपको? सिर्फ रेगुलर का वैल्यू लेना है इंटू 1 प्लस आर। फ्यूचर वैल्यू के लिए भी वही करना है, प्रेजेंट वैल्यू के लिए भी वही करना है, बिकॉज यू जस्ट गेट वन मोर पीरियड रे। इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग एट द एंड ऑफ द फर्स्ट पीरियड, यू स्टार्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट पीरियड, सो दैट्स व्हाई 1 प्लस आर से एक मल्टीप्लाई करना है बस। तो एन्युटी, फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, सिंपल मेमोरी ट्रिक क्या है? फ्यूचर वैल्यू के लिए CF -1 है, न्यूमरेटर मस्ट बी ग्रेटर देन 1, सॉरी न्यूमरेटर मस्ट बी पॉजिटिव, नॉट ग्रेटर देन 1, इट मस्ट बी पॉजिटिव, इट कैन बी ग्रेटर देन 1 ऑल्सो, बट पॉजिटिव होना चाहिए, डिवाइडेड बाय आर। यहां पर क्या है? 1 माइनस डिस्काउंटिंग फैक्टर डिवाइड बाय आर, डिवाइड बाय डिनोमिनेटर कॉमन है, discounting factor will always be less than 1, so 1 minus something less than 1, नंबर पॉजिटिव आएगा ना। अरे क्लियर? देन परपेचुइटी, परपेचुइटी में क्या होता है? सेम अमाउंट रहता है, टाइम गैप भी सेम रहता है दो कैश फ्लोज का, बट वो अमाउंट इंफिनिटी के लिए होता है। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन कांस्टेंट परपेचुइटी, वी आर प्राइमरली इंटरेस्टेड इन ग्रोइंग परपेचुइटी। तो ये कांस्टेंट परपेचुइटी है पहले, periodic amount divided by what? Interest rate or the cost of capital or time value of money. Interesting part क्या है? Growing perpetuity, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार लगने वाला है हमें वैल्यूएशन के लिए। क्यों बच्चों? शेयर का जो प्राइस निकालते हैं बाय यूजिंग DCF, डिस्काउंटेड कैश फ्लो, तो देयर आर 2 periods, one is explicit forecast period and the other one is terminal growth rate period. क्या बोला मैंने? भूल गए? सब कुछ साला इंटरमीडिएट में सिखाया हुआ है यार। मुझे अगर शेयर का प्राइस निकालना है तो मैं फोरकास्ट फॉरएवर कर सकता हूं क्या? सी योर होल्डिंग पीरियड माइट बी 1 डे, 2 डे, 5 डेज, 1 ईयर, 2 ईयर। मैंने शेयर कोई इन्वेस्ट किया, आई माइट बी इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग ओनली फॉर 5 years, 5 साल के बाद मुझे निकल जाना है उस स्टॉक से, इसका मतलब कि 5 साल के बाद कंपनी खत्म होगी। तो आप जब शेयर का वैल्यूएशन करते हो, व्हाट इज नॉट रिलेवेंट, हाउ मेनी इयर्स यू वांट टू होल्ड द शेयर, योर होल्डिंग पीरियड इज नॉट रिलेवेंट फॉर फाइंडिंग ट्रू वैल्यू ऑफ द शेयर और फेयर प्राइस ऑफ अ शेयर और इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ अ शेयर। समझा क्या? अरे रिस्पॉन्स। तो जब मुझे शेयर की वैल्यू निकालनी तो क्या करना होता है? DCF के अंदर आप फोरकास्ट करते हो, फोरकास्ट अगले 4-5 साल का कर सकते हो रीजनेबली, या कुछ थोड़े जो लॉन्ग एन्युटी टाइप के बिजनेस होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर वाले बिजनेस या हाईवेज होते हैं जिनके पास ट्रांसमिशन असेट्स होते हैं, उनके लिए आप 8-10 साल का आप एस्टिमेट कर सकते हो थोड़ा, क्योंकि उनके पास एग्रीमेंट्स होते हैं फॉर सेलिंग द प्रोडक्ट। तो लेट्स से मैं 10 साल का एस्टिमेट कर सकता हूं, लेकिन 10 साल के बाद देयर इज कम्स अ टर्मिनल ग्रोथ रेट और टर्मिनल वैल्यू। वो टर्मिनल वैल्यू का अगर वैल्यू निकालना है तो ये फॉर्मूला आपको लगने वाला है, ये बहुत कम से कम आपको ये 60-70 बार लगने वाला है फाइनल के अंदर, तो याद रखना है इसको। और मैं आपको आज एक वेबसाइट देता हूं, ये ऐप डाउनलोड, ऐप मत करो, वेबसाइट से करो। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ ग्रोइंग परपेचुइटी, ये एक्सेल में सिखाया हुआ है यार, फाउंडेशन के इंटर के अंदर है। ग्रोइंग परपेचुइटी मतलब ग्रोथ रेट शुड बी कांस्टेंट। ये ग्रोथ रेट के ऊपर भी बहुत क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम के अंदर। गॉर्डन्स ग्रोथ रेट पटेगा होकर, बोल फॉर्मूला गॉर्डन ग्रोथ रेट नहीं याद है। डिग्री वापस लेने को बोलोगे इंटर का वापस?
तिवारी जी नहीं आता? अरे गधे, उधर लिखा है वो तो पढ़ के नहीं देखा है क्या मैंने? ठीक है। ग्रोथ रेट इज इक्वल टू रिटेंशन रेशो इंटू आरओई। भूल गए? तो नहीं लिखा था तो? ठीक है, वही तो मैं वही सोच रहा था, इनके पास ये पढ़ के बोलने का स्किल क्यों नहीं है? ग्रोथ रेट जो होता है वो आता कहां से है? रिटेंशन रेशो इंटू रिटर्न ऑन इक्विटी। इंटरमीडिएट में था ये, डिविडेंड डिसीजन करके एक चैप्टर था। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रोइंग परपेचुइटी, ठीक से सुनो, फर्स्ट अमाउंट ऑफ परपेचुइटी क्या है? फर्स्ट अमाउंट ऑफ परपेचुइटी डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट रेट माइनस ग्रोथ रेट, डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट रेट माइनस ग्रोथ। इंटरेस्ट रेट मतलब टाइम वैल्यू ऑफ मनी, तो हमारे लिए केई होता है। तो अगर आपको याद होगा, फर्स्ट अमाउंट मतलब अगर कैश परपेचुटी 11th ईयर से चालू है तो ये फॉर्मूला आज का आंसर नहीं देगा। इफ परपेचुटी स्टार्टिंग इन 11th ईयर, फॉर्मूला विल गिव यू आंसर एट द बिगिनिंग ऑफ 11th ईयर। मतलब तुमको अगर टर्मिनल कैश फ्लोज है, तुम डिविडेंड के बेसिस पे कर रहे हो या ईपीएस के बेसिस पे कर रहे हो, ईपीएस ऑफ 11th ईयर इफ यू टेक इट, ईपीएस 11 डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट रेट मतलब केई माइनस जी। जी इज ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट कैसे आता है? रिटेंशन रेशो इंटू रिटर्न ऑन इक्विटी। दुर्वे जी, टेल मी द फॉर्मूला ऑफ रिटेंशन रेशो। लेट मी सी वेदर यू आर रिटेन्ड रिटेंशन रेशो और नॉट। डिविडेंड यील्ड पहले क्या बोला था? अर्निंग्स माइनस डिविडेंड इज रिटेंशन रेशो, दैट इज रिजर्व्स एंड सरप्लस का ट्रांसफर रेशो है, तो आपको परसेंटेज में एक्सप्रेस करना पड़ेगा। रिटेंशन रेशो इज अमाउंट ट्रांसफर टू रिजर्व्स डिवाइडेड बाय प्रॉफिट्स अर्न बाय द कंपनी। अर्निंग्स माइनस डिविडेंड किया तो क्या आएगा रे? रिजर्व्स का अमाउंट आएगा। अमाउंट नहीं चाहिए हमें, रेशो चाहिए। तो अगर मैंने 100 रुपए का प्रॉफिट कमाया तो 100 रुपए में से कितना रिजर्व्स एंड सरप्लस को गया, या 100% माइनस डिविडेंड पे आउट रेशो इज इक्वल टू रिटेंशन रेशो। बहुत सारा कंपनीज नहीं, तो मैंडेटरी अभी डिविडेंड पॉलिसी उनको कंपल्सरीली देना पड़ता है एनुअल रिपोर्ट के अंदर। आज का आपका होमवर्क लिख के रखना, हर रोज डिविडेंड पॉलिसी पढ़ना है कंपनी का। कंपनीज डू गिव, दे हैव, लिस्टेड कंपनीज हैव टू गिव डिविडेंड पॉलिसी। अगर लिस्टेड कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं तो तुम्हारे कंपनी का देखो डिविडेंड पॉलिसी दिखाएगा नहीं। क्वाइट पॉसिबल इट इज नॉट रिटन बिकॉज योर बॉस डज नॉट नो अमेंडमेंट। क्वाइट पॉसिबल अगर तुम्हारे फॉर्म में अगर लिस्टेड कंपनी ना, तो उसका तुम क्या करो, एनुअल रिपोर्ट अगर निकाल के देखो डिविडेंड पॉलिसी कहीं डिस्क्लोज किया है क्या। यू कुड हैपन, टेल मी टुमारो सर हमारे फर्म में ऐसा एक, नाम मत बोलना, सिर्फ फर्म का नाम मत बोलना, कंपनी का नाम भी बोलना। कुड हैपन कि डिविडेंड पॉलिसी उन्होंने डिस्क्लोज ही नहीं किया। एनुअल रिपोर्ट के अंदर डिस्क्लोज करना होता है या वेबसाइट पे डिस्क्लोज करके उसका लिंक एनुअल रिपोर्ट में टाइप कर सकते हो। तो 100% माइनस डिविडेंड पे आउट रेशो इज इक्वल टू व्हाट? रिटेंशन रेशो, है ना ध्रुवन? आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी। साले इधर बॉल रखा है मारने के लिए। आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब फुल फॉर्म पूछा तेरे को? बाकरवड़ी बोल आरओई का फॉर्मूला। दाते आरओई, डिविडेंड अपॉन प्राइस ऑफ अ शेयर। यूजलेस। डिविडेंड अपॉन प्राइस ऑफ अ शेयर। रिटर्न ऑन इक्विटी इज इक्वल टू डिविडेंड अपॉन प्राइस ऑफ अ शेयर। अर्निंग्स पर शेयर डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ अ शेयर। देर इधर यूजलेस। इसने जो पहले बोला था ये था डिविडेंड यील्ड, उसके बाद उसने जो इंप्रोवाइज करने की कोशिश की वो थी अर्निंग्स यील्ड, जो दोनों गलत है। क्या?
PAT डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल। दे इधर, दे 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 PAT डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल। फाइनल में आने के बाद, ऑडिट करने के बाद भी ये ससुरे को रिजर्व्स एंड सरप्लस मालूम नहीं अभी तक। इक्विटी शेयर कैपिटल, ROE इज इक्वल टू, इसलिए बेसिक्स ऑफ FM जरूरी है। इट इज अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, नॉट पैट, क्योंकि पैट में से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करना होता है अगर रहे तो। पैट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय return on equity is calculated with reference to book value, not with reference to market price. So divided by equity share capital plus reserves and surplus. तो अगर आप मार्केट प्राइस से निकालते हो तो क्या होता है, आपको अर्निंग्स यील्ड मिलेगा। हमें अर्निंग्स यील्ड नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, रिटर्न ऑन इक्विटी चाहिए। तो समझा गया? तो ROE इज EAES डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ इक्विटी। तो ग्रोथ रेट आपका ऐसा आएगा। तो ये जो फॉर्मूला है ये आपको प्राइस कब का देगा रे, P10 देगा ये। दिस इज प्राइस एट द एंड ऑफ 10th ईयर इज इक्वल टू EPS 11 डिवाइडेड बाय KE माइनस G। ग्रोथ रेट आप ऐसा निकाल सकते हो ऐसे। हाँ, ये जरूरी नहीं है कि ग्रोथ रेट ऐसा ही करना चाहिए। यू कैन लुक एट द पास्ट एंड कैलकुलेट द ग्रोथ रेट, बट इट्स अप टू यू। तो ये इसको आपने कहा था D/P प्लस G अप्रोच फाउंडेशन इंटर में, पार्ले जी विद व्हाट्सएप DP विद पार्ले जी। सो D/P अप्रोच, E/P अप्रोच, जो भी अप्रोच यूज करना है वो यूज करना है, बट दिस फॉर्मूला गिव्स यू प्रेजेंट वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड इन विच एन परपेचुइटी स्टार्टेड। योर फर्स्ट होमवर्क फॉर टुडे, जो आपको एक्सेल के अंदर सॉल्व करना है, नॉट यूजिंग दिस फॉर्मूला, लिखो। देखिए बेसिक फॉर्मूला है, यू हैव टू यूज एक्सेल, कैलकुलेट EPS of ABC Limited is rupees 35.8 पर शेयर। पर शेयर का बोलने की जरूरत नहीं, EPS ही है एट प्रेजेंट। EPS of ABC Limited is 35.8 एट प्रेजेंट। समझा गया? अर्निंग्स यील्ड इज 6.5%। मैं नंबर्स ऐसे हाइपोथेटिकल ले रहा हूं, नंबर्स मतलब कोई लॉजिक के साथ नहीं है। अर्निंग्स यील्ड इज 6.5%। PB रेशो इज व्हाट इज PB रेशो? क्या बोला, बोलना। प्राइस अपॉन प्राइस ऑफ अ शेयर, प्राइस अपॉन प्राइस ऑफ अ शेयर, प्राइस अपॉन बुक वैल्यू। पहले जो बोला था वो सही था, मैंने सिर्फ थोड़ा आवाज बढ़ाया, वो डर गया। प्राइस ऑफ अ शेयर डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू ऑफ अ शेयर इज अ PB रेशो इज 4.8 times। Earnings yield is 6.5%, PB ratio is 4.8 times। Growth rate anticipated for next 5 years is to be taken from from
about data, terminal growth rate is terminal growth rate is 11% per 11% per. KE is cost of equity is 18%. Find out price of a share as per DCF. तो पहले मैं यहां पर आपको सॉल्व करके दिखाता हूं, ये आपको एक्सेल में भी करके देखना है खुद। मैं अभी यहां पर कैलकुलेटर पे सॉल्व करके दिखाता हूं। यू हैव टू यूज इट, सॉल्व इट ऑन एक्सेल। पहले क्या करना है, ग्रोथ रेट निकालना पड़ेगा सबसे पहले। तो मैंने आपको क्या बोला, प्राइस ऑफ अ शेयर इज अ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज और अर्निंग्स पर शेयर और व्हाटएवर यू वांट टू से। तो प्राइस ऑफ अ शेयर में दो एलिमेंट्स रहेंगे बच्चों। कौन से दो एलिमेंट रहेंगे? प्राइस ऑफ शेयर में दो एलिमेंट रहेंगे। प्राइस ऑफ शेयर इज अ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सप्लिसिट पीरियड फॉर विच यू कैन डू अ फोरकास्ट विच इज 5 years। और उसके बाद टर्मिनल ग्रोथ रेट दिया मैंने, कितना ग्रोथ रेट दिया? टर्मिनल ग्रोथ रेट 11%। तो पहले ग्रोथ रेट निकालते हैं। कैन यू कैलकुलेट ग्रोथ रेट? कैलकुलेट। लेट मी सी, रिटेंशन रेशियो नहीं दिया क्या मैंने? क्वेश्चन में एक ऐड करो, डिविडेंड पे आउट इज 23%। देखते हैं कैन वी डू इट। लेट मी सी, इवन इफ यू गो रॉन्ग इट्स ओके यार। मैं चिल्लाता हूं तुमको, इट्स ओके, तुमको आदत हो गई अब तक। लेट मी सी जस्ट impact of articleship, you'll also realize। यस, you can go wrong, that is absolutely okay। बोलो ग्रोथ रेट 24.02%, that is the one answer that I got। ऑप्शन ए 24.02%। बी में मेजॉरिटी सर कांट कैलकुलेट। सबसे पॉपुलर आंसर वही रहेगा सर, समझ में नहीं आ रहा है क्या करे। जी ध्रुवन जी, आंसर कांट कैलकुलेट। तो फर्स्ट फ्रॉम भड़सावड़े 24.02, सेकंड वन इज कांट कैलकुलेट। बी में बहुत सारे लोग हो गए। अते जी आंसर 5.005, मुन्ना 8.05। चालू हो गए। और कोई आंसर? नो? ध्रुवे 13.86। क्या पब्लिक है यार, सच में तुम बदल नहीं गए हो यार।
और anyone else has a different answer? यूनियन बैंक आंसर बोलना, बोल बोल। 13.86। अच्छा 1 आया तेरा, लेकिन उसके आजू बाजू ऐसा लग रहा है तेरे को। ऑनलाइन पब्लिक तो हर्ष लोड़ा 13.86। इनफ, लेट अस सी। तो अर्निंग्स यील्ड कैसे आता है बच्चों? अर्निंग्स यील्ड इज बेसिकली EPS as a percentage of market price. So EPS upon market price is earnings yield. कितना दिया मैंने क्वेश्चन में? 6.5%. That is 0.0650. 6.5 is not 0.65. 6.5% is 0.0650. EPS मेरे पास है 35.80. तो मुझे यहां से क्या मिलेगा? मार्केट प्राइस मिलेगा इस फॉर्मूला से। बोलो मार्केट प्राइस कितना है? कितना? 550.769, that is 77, that is okay, rounding off is okay। 550.77 rupees is my market price of a share। ठीक है, अब प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो दिया है, PB is प्राइस पर शेयर अपॉन बुक वैल्यू पर शेयर। तो PB ratio is given to be 4.80 time, you know price per share, can you calculate book value? बुक वैल्यू पर शेयर, बुक वैल्यू पर शेयर इज व्हाट? असेट्स माइनस लायबिलिटी। सर्टिफिकेट दिया होगा तुमने ऑफिस में अब तक कोई, बुक वैल्यू पर शेयर का इनकम टैक्स के लिए या बाकी पर्पजेस के लिए। रूल 11 UA, who has given a certificate? 11 UA certificate, how many know 11 UA? देखो आज का होमवर्क 11 UA, ऑफिस में जाके पूछने का, पार्टनर व्हाट इज 11 UA? 11 UA पढ़ने का सर्टिफिकेट क्या होता है? तो बुक वैल्यू पर शेयर क्या है? बुक वैल्यू पर शेयर इज इक्वल टू 114.74। ये बुक वैल्यू ऑफ अ शेयर है। आप ROE कैसे निकालते हो? ROE आप बोलोगे सर वो तुमने ROE के लिए पूरा प्रॉफिट लिखा था डिवाइडेड बाय सर, डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ इक्विटी सर, तुमने दिया ही नहीं ना सर। अरे गधे, पर शेयर मालूम है ना तुमको? यू कैन टेक अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय व्हाट? अमाउंट ऑफ इक्विटी डिवाइड बाय के ही कर रहा है। आज पहली बार टाइम पे आया तिवारी तू। इसी चीज को ये डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स करो। मैथमेटिक्स में अगर न्यूमरेटर को भी एक नंबर लगाया और डिनोमिनेटर को भी एक नंबर लगाया तो आंसर वही रहता है। अमाउंट ऑफ इक्विटी मतलब बुक वैल्यू रहता है, इट इज एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्या आता है रे? EPS डिवाइड बाय N इज व्हाट? EPS। EPS इज अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स का मतलब क्या होता है? पैट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। सब कुछ भूल गए तुम लोग। डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ इक्विटी। अमाउंट ऑफ इक्विटी कैसा था? असेट्स माइनस लायबिलिटीज, और इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस ही भूल गए बेशरम कहीं का। अमाउंट ऑफ इक्विटी डिवाइडेड बाय N इज व्हाट? बुक वैल्यू पर शेयर। आपके पास EPS है, कितना EPS? 35.8। आपके पास बुक वैल्यू ऑफ शेयर है 114.74 इंटू 100। परसेंटेज में ROE बोलो कितना था? 31.20। 31.20 इज ROE। लेकिन हमें ROE नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? ग्रोथ रेट चाहिए। पहले 5 साल का ग्रोथ रेट ये रहने वाला है।
मैंने सिर्फ ग्रोथ रेट पूछा था आपको, शेयर का प्राइस तो दूर की बात है। मैंने ये क्वेश्चन ग्रोथ रेट के बारे में था। ग्रोथ रेट इज इक्वल टू आरओई इंटू रिटेंशन रेशियो। ये डिविडेंड डिसीजन चैप्टर में था, फाउंडेशन इंटर के। आरओई इज 31.2% इंटू रिटेंशन रेशियो कितना है तुम्हारा? रिटेंशन रेशियो इज पॉइंट, डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना दिया मैंने? 23 डिविडेंड पे आउट है, मतलब रिटेंशन इज 0.77। 31.2 इंटू 0.77 इज इक्वल टू 24.024। दिस इज ग्रोथ रेट। देखो अपना पब्लिक 5%, 8%, 13.86%। क्या क्या इनोवेशन कर लिए तुमने? कितने लोगों को करेक्ट आया तेरे? 1 2 3 4 5। गुड। अगर ये करेक्ट आया तो फिर बात आसान है। ग्रोथ रेट आ गया तुमको? दिस इज अ ग्रोथ रेट बेस्ड ऑन द दिस थिंग। आरोही, आरोही नहीं है, आरओई है, आरोही इसको। ग्रोथ रेट इज 24.02%। एक बार ग्रोथ रेट आ गया तो काम आसान है। प्राइस ऑफ अ शेयर, प्राइस ऑफ अ शेयर इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू फॉर ऑफ ईपीएस फॉर ईयर 1 to year 5 plus present value of EPS from year 6 to infinity। ये इंफिनिटी है, समझा करे? तो पहले 5 साल का कैसे करेंगे हम? टेबल बनाएंगे और उसके बाद हम फॉर्मूला लगाएंगे ग्रोइंग परपेचुइटी का, जो मैंने दिया है। समझा क्या? तो चलो अभी डीसीएफ का टेबल लगा दें। डीसीएफ टेबल कैसे लगाएंगे? डीसीएफ टेबल तो याद है ना? ईयर कैश फ्लो की जगह पे अभी क्या लिखेंगे हम? यहां पर ईपीएस ले रहे हैं ना, अर्निंग्स पर शेयर डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट ऑफ के। क्या दिया था मैंने? कॉस्ट ऑफ इक्विटी 18% वाज द कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड प्रेजेंट वैल्यू। ये मैं अभी तक फाइनल में आया नहीं है, लेकिन फाइनल में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें एडवांस होता है थोड़ा बहुत, इसलिए मैंने आगे बेसिक्स चैप्टर में जो क्वेश्चंस दिए ना आपके नोट्स में, जो है क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस वैल्यूएशन चैप्टर के ही मैंने सब दिए। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू दिया ही नहीं हूं। वैल्यूएशन, सो वी आर डूइंग अ वैल्यूएशन, बट ये जो वैल्यूएशन का मेथड हम भी सीख रहे हैं, बहुत बेसिक है, डीसीएफ। ये बेसिक चैप्टर में डीसीएफ करेंगे, फिर आगे जाने के बाद पागल बना दूंगा तुमको। मतलब अरे डीसीएफ के अंदर तो तुमको इतना खतर, डीसीएफ छोड़ दो, वैल्यूएशन के अंदर देयर आर सो मेनी इनोवेटिव वेज ऑफ डूइंग अ वैल्यूएशन। रादर देन दैट you learn different factors. I don't know how many of you know valuation board. How many read valuation standards in articleship? Do you know that there are valuation standards? आज का होमवर्क वैल्यूएशन स्टैंडर्ड्स। नेक्स्ट होमवर्क ICAI RVO। हाउ मेनी नो ICAI RVO? 1। गुड। तुम्हारा मेंबर, तुम्हारे जो जिसके पास तुम रजिस्टर्ड हो, मोस्ट प्रोबेबली ही विल बी अ मेंबर ऑफ RVO। चेक करो आज तुम्हारे ऑफिस में कितने RVO के मेंबर्स है। सिर्फ ऑफिस में जाके देख रहे हो सीए क्या करते हैं। ईयर 1 2 3 4 5। चलो ईपीएस बच्चों, जो क्वेश्चन में ईपीएस दिया है वो आज का दिया है 35.8 इज अ टुडेज ईपीएस। आफ्टर 1 ईयर देयर विल बी ग्रोथ रेट। तो मैंने बोला ग्रोथ रेट एंटीसिपेटेड फॉर नेक्स्ट 5 इयर्स इज टू बी टेकन फ्रॉम अबाउ डेटा। जो अबाउ डेटा हमने ग्रोथ रेट कैलकुलेट किया, कितना ग्रोथ रेट आया? 24.02%। ये राउंड ऑफ करेंगे हम। एक काम करो, ऊपर आ जाओ, 24, दैट इज 24%। दैट्स ओके ना यार, एग्जाम में ऐसा मत करना, यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए ठीक है। देखो ना कैलकुलेटर। सो SGX is indicating 325 points fall, 35.8 into 1 point कितना था? 24।
ये फर्स्ट ईयर का आपका ईपीएस आएगा। बोलो फर्स्ट ईयर का ईपीएस 44.392। नेक्स्ट टेक ऑन योर कैलकुलेटर, 44.392 इंटू 1.24, नेक्स्ट ईयर का ईपीएस 55.04 प्लस 24%, प्लस भी कर सकते हो, इंटू नहीं करना है तो 68.25। आई होप यू हैव टेकन अ न्यू नोटबुक। 8-10 नोटबुक लगेंगे आपको। 84.63 प्लस 104.94। आई होप दिस नंबर्स आर करेक्ट। अब आपको इसको डिस्काउंटिंग करना है। क्या रेट पे डिस्काउंटिंग करना है? 18%। लॉजिकली बच्चों ये याद रखना, एक सिंपल थंब रूल बोलता हूं, लॉन्ग रन के अंदर एक केई मस्ट बी हायर देन ग्रोथ रेट। क्यों? अगर बिजनेस इज ग्रोइंग एट अ हायर रेट, रिस्क इज इवन मोर। बोलेंगे है ऐसे कैसे? Zomato is growing at a very high rate. Risk is very high in investing in Zomato as compared to Jubilant Foods. If I had to take you from a same sector, क्यों? इनिशियल स्टेजेस पे तुम बहुत ज्यादा रेट पे ग्रोथ कर सकते हो, एग्रीड, बट रिस्क भी उतना ज्यादा रहता है ना कि कर ग्रोथ रेट अगर कम हो गया तो इट्स नॉट अ स्टेबलाइज मैच्योर्ड बिजनेस। तो ग्रोथ रेट फॉर अ न्यू स्टार्टअप एफएमसीजी कुड बी वेरी हाई, बट रिस्क इज ऑल्सो वेरी हाई ना, एज कंपेयर टू HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो ये 5 साल का डेटा दिया है, इसलिए मैंने कई कम दिया है। दैट्स ओके। टेक ऑन ए कैलकुलेटर, 1 डिवाइडेड बाय 1.18। बट लॉन्ग रन में उसके बाद ग्रोथ रेट मैंने मैच्योर, ग्रोथ रेट को मैंने स्लो डाउन किया। कितना ग्रोथ रेट किया है मैंने आगे जाके? 11% किया ना ग्रोथ रेट। इधर गया ग्रोथ रेट, उसके बाद 11% 6th ईयर ऑनवर्ड्स। चलो डिस्काउंटिंग फैक्टर लगाते जाओ। और कैलकुलेट करो वैल्यू। डिस्काउंटिंग फैक्टर बोलो, 1 डिवाइड बाय 1.18 इज इक्वल टू 0.84 डिजिट लेना, 8475। काश एक्सेल होता ना ऐसे खड़ा, कंट्रोल सी कंट्रोल ही। पॉइंट आगे बोलो, 7181 7181 60.5157 .4371 पॉइंट। अच्छा मैंने एक डबल लिखा क्या? ओके नहीं, एक ऊपर लिखा मैंने। हाँ चलो मल्टीप्लीकेशन मारो, 208.17। हम DCF का कैलकुलेशन कर रहे हैं। आज मैंने जो होमवर्क लिख के दिया वो सब लिखे ना तुमने? आज ऑफिस में जाके सब चेक करने का, ऐसे भी काम नहीं तुमको कुछ। 208.17। अब उसके आगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टर्मिनल कैश फ्लोज। कैसे निकालेंगे? टर्मिनल कैश फ्लो मतलब वहां पे परपेचुटी है ना? यस नो? परपेचुटी के लिए क्या करेगा तुम? EPS 6 डिवाइडेड बाय KE माइनस G। EPS 6 कितना रहेगा? 104.94 इंटू 1.11 इंटू 1.11। समझा क्या? क्यों? 6th ईयर से ग्रोथ रेट मैंने क्या किया? टेपर डाउन किया, ग्रोथ रेट को कम किया मैंने। KE कितना है? 18% और ग्रोथ रेट 11%। 1000 यार क्या लोग, कैलकुलेटर लेके आना पड़ेगा क्या मेरे को कल से? 1664.04 1664.04
समझा गया? बट दिस इज नॉट द वैल्यू एज ऑन टूडे. दिस इज प्रेजेंट वैल्यू एट बिगिनिंग ऑफ 6th ईयर. तो उसको आज की तारीख में कन्वर्ट करना है. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टर्मिनल कैश फ्लोज. कैसे आएगा रे? 1664.04. ये आपका 5 साल के बाद का वैल्यू है. बिगिनिंग ऑफ 6th ईयर मतलब एंड ऑफ 5th ईयर. एंड ऑफ 5th ईयर का डिस्काउंटिंग फैक्टर आपके पास ऑलरेडी है 0.4371. 0.4371. बोलो आंसर. 727.35. 727.35. ये क्या है? प्रेजेंट वैल्यू है ये आज का. तो अब ऊपर आ जाओ. प्राइस ऑफ अ शेयर ये 2 पार्ट्स में डिवाइड किया. पहले 5 साल और आगे के. पहले 5 साल का कितना था? 208.17 एंड 727.35. 935.52. लिखो इसको 2-स्टेज मॉडल. इसको फैंसी लैंग्वेज में बोलते हैं 2-स्टेज DCF मॉडल. क्यों 2 स्टेज? 2 पार्ट्स में डिवाइड किया ना. पहले 5 साल और उसके आगे के. तो क्या सीखा तुमने बच्चों? तुमको ROE जो था तुम्हारा वो इंपॉर्टेंट था कैलकुलेट करना. कैन आई डू अ मैजिक? डू यू वांट अ मैजिक? 31.2 है ना? सेकंड कैलकुलेटर. तुम्हारा अर्निंग्स यील्ड कितना है? 6.5 है ना? अरे गधो रिस्पॉन्स दो यार. 6.5. पीबी रेशियो कितना है? 4.8. मल्टीप्लाई करो. 6.5 इंटू 4.8. परसेंटेज नहीं, जस्ट डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो. 31.2 आना चाहिए. समझा क्या? मतलब तुमने नया फॉर्मूला सीखा. ROE can be also calculated as earnings yield डायरेक्टली. इतना सब टाइम पास करने का, लेकिन ये तुमको मालूम नहीं था इसलिए मेरे को डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ा. इनटू पीबी रेशियो. बच्चों earnings yield is with respect to market price. ROE is with reference to book value. आज का होमवर्क क्या लिखने का? यही सब मुझे एक्सेल में सॉल्व चाहिए. एक्सेल में DCF टेबल तुमको बनाते आना चाहिए. बट उसके पहले तुमको एक खतरनाक वेबसाइट बताता हूं जिसमें ये सब कैलकुलेशंस ऑलरेडी है. खतरनाक मतलब वेबसाइट इतना ग्रेट नहीं है, बट तुमको क्विक कैलकुलेशन चाहिए. इंट्रिंसिक वैल्यू बोलते हैं इसको. फेयर प्राइस इज ऑल्सो कॉल्ड द इंट्रिंसिक वैल्यू. इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेटर. तो ये नहीं, ये वाला अच्छा है. इससे ये भी ठीक है, बट बेटर देन दिस इज ये जो आपको अभी से क्या ना मैंने, ये ट्रेड ब्रेन्स करके एक वेबसाइट है, आएगा. डाउनलोड ऐप कोई जरूरत नहीं है. नीचे कहीं ना कहीं तो लॉन्च ऐप होगा. फेयर वैल्यू कैलकुलेटर DCF बेसिस पे है. लॉन्च फेयर वैल्यू कैलकुलेटर या DCF कैलकुलेटर कोई भी करो. लॉन्च पे क्लिक करने का. लॉन्च किया मैंने. ये छोड़ दो. अर्निंग्स पर शेयर कितना है तुम्हारा? 35.80. डिस्काउंट रेट क्या है? 18%. प्रेडिक्टेबल ग्रोथ 24%. यार ये एडवर्टीजमेंट दिखाएगा. 24%. एंड ग्रोथ इज देयर फॉर हाउ मेनी ईयर्स? 5 years. दिस इज एक्सप्लिसिट पीरियड का डेटा मैंने डाल दिया. फिर टर्मिनल ग्रोथ कितना है? 11%. आ गया आंसर. 208 is a growth value and terminal value is 725. 934. अपना आंसर कितना था? 935 था. ठीक है. एक वो उसने परफेक्ट राउंडिंग ऑफ अपना हो गया. अब तुम एक्सेल में करके देखा यही आएगा. दिस इज एज सिंपल एज इट. सो आपको बेसिकली क्या पता चलता है कि भाई कंपनी का अर्निंग्स पर शेयर मुझे अगर, दिस इज बेसिक
इसको बोलते हैं बैक ऑफ द एनवलप कैलकुलेशन. यू कैन डू दिस ओनली फॉर लार्ज कैप्स विच आर इन एग्जिस्टेंस फॉर विच आर मैच्योर्ड डिसेंटली. तो इनका आप ग्रोथ रेट एस्टिमेट कर सकते हो, आप ईपीएस ले सकते हो, उनका ग्रोथ रेट आप एस्टिमेट कर सकते हो. इफ यू कैन गेट अ करंट ईपीएस एंड अ ग्रोथ रेट फॉर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स एंड देयर आफ्टर टर्मिनल ग्रोथ रेट. बच्चों मैं आपको टर्मिनल ग्रोथ रेट का लॉजिक बोलूं क्या? ये 11% चलो प्रिंट करके दिया. ऐसी प्रॉब्लम ये नहीं है सिलेबस का कि ये कैलकुलेशन तुमको समझा, लेकिन तुम रियल लाइफ में तभी भी फेल हो सकता है. क्यों? वो 11% आया कहां से? एक्सप्लेन करूं? यू शुड टेक फॉर दैट 11%. पहले आपको एक होता है रियल जीडीपी ग्रोथ. तुम्हारे कंट्री का रियल जीडीपी ग्रोथ क्या है? जो आपको नंबर्स आते हैं ना दिख के, फ्लैशिंग हेडलाइन, इंडिया जीडीपी इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 6.5-7.5% समवेयर. सो आरबीआई गवर्नर maintained it at 6.5 to 7% range in the monetary policy meet few days ago. So वो जो ग्रोथ रेट नंबर आपको दिखता है हेडलाइन पे, वो रहता है रियल जीडीपी ग्रोथ. सो रियल जीडीपी ग्रोथ ऑफ अ कंट्री इज लेट अस से 7%. फिर इंफ्लेशन, अभी का इंफ्लेशन मत देखो, लॉन्ग टर्म इंफ्लेशन इज व्हाट यू शुड लुक एट. लॉन्ग टर्म इंफ्लेशन इन इंडिया इज एट 4%. आई टुक, तो ये आ गया नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ. Nominal GDP growth of a nation. So nation is supposed to grow at 11%. तो जो कंपनी का तुम वैल्यूएशन कर रहे हो वो कौन से सेक्टर में है, वो सेक्टर जीडीपी के प्रोपोर्शन में जीडीपी से ज्यादा ग्रो होने वाला है या स्लो ग्रो होने वाला है, वो देखो आप. वो कहां से पता चलता है? वो सेक्टर के कोई इंडस्ट्री बॉडी होगा या उनका कोई रिपोर्ट होगा. सो इट विल टेल यू वेदर द सेक्टर एज अ होल is likely to grow at the same rate as a nation has grown, or it is likely to grow at a faster rate than the nation. So, अगर आपको लगता है तो वो करो. ये बेसिकली क्या है? नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट. बच्चों एक चीज कान खोल के सुन लो, अगर तुम्हारे कैश फ्लोज नॉमिनल है, कैश फ्लोज जो तुमने डीसीएफ में लगाया वो दो टाइप के हो सकते हैं. ये मैंने इंटर में पक्का एक्सप्लेन किया रहेगा, बट तुम लोग भूल गए होगे. कैश फ्लो कैन बी नॉमिनल और रियल कैश फ्लो. रियल कैश फ्लो का मतलब क्या है? कैश फ्लोज without considering impact of inflation. इंटर के नोट्स तुम्हारे पास है तो तुम खोल के देखना. कैश फ्लोज विदाउट कंसीडरिंग impact of inflation are known as a real cash flows. And what are the nominal cash flows? Cash flows as they are. तो आज तुम्हारा स्टाइपेंड 5,000 पर मंथ है, आज का है. एक साल के बाद तुम्हारा स्टाइपेंड 6,000 पर मंथ होगा. 6,000 इज अ नॉमिनल कैश फ्लो. बट उसमें से अगर इन्फ्लेशन का इफेक्ट निकाल लूंगा, आई डिड नॉट से रियल कैश फ्लो मींस कैश फ्लो एज ऑन टुडे. रियल कैश फ्लो इज कैश फ्लो इन द फ्यूचर, बट उसमें से इन्फ्लेशन जो इंपैक्ट है ना वो इग्नोर करो. जीडीपी जो हमारे कंट्री का आता है वो नॉमिनल जीडीपी अलग रहता है, रियल जीडीपी अलग रहता है. रियल जीडीपी इज एट द बेस प्राइस ऑफ 2014-15 or 2011-12, whatever the base year could be. दो सीरीज रिपोर्ट था. 14-15 इज द सीरीज दैट इज यूज्ड, क्योंकि बीजेपी आया था उस टाइम पे, तो उनको अपना सीरीज चाहिए रहता है. पॉलिटिसाइजेशन होता है हर चीज में. अपने कंट्री में रहेंगे तो होगा, मतलब रोड्स के नाम बदलेंगे, ऑडिटोरियम्स के नाम बदलेंगे, ये शहरों के नाम बदलेंगे, राज्यों के नाम बदल सकते हैं. दिस इज क्वाइट नेचुरल. वो छोड़ दो. 14-15 का बेस रेट जीडीपी का मैंने ले लिया, मतलब उस टाइम का मैंने क्वांटिटी ले लिया, और आज की तारीख में क्वांटिटी प्रोड्यूस क्या है वो जब मैं कंपेयर करता हूं क्वांटिटी, तो उसको बोलते हैं रियल जीडीपी ग्रोथ. लेकिन प्राइस का भी इंपैक्ट करते हो तो उसको बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ. तो वहां पर एक कंसेप्ट और होता है, जीडीपी डिफ्लेटर. नहीं लिखोगे नहीं ना, मतलब पढ़ोगे नहीं ना. जीडीपी डिफ्लेटर के बारे में पढ़ो. जीडीपी डिफ्लेटर यूज होता है नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी में कन्वर्ट करने के लिए, विच इज नथिंग बट बेस नंबर विच इज 100 के बाद इन्फ्लेशन का जो नंबर रहता है उससे कंपाउंडिंग किया जाता है, बट ईयर बाय ईयर इन्फ्लेशन अलग रहता है. तो 100 बेस लेवल पे सेट करते हैं उसको जीडीपी डिफ्लेटर को, प्लस हर साल का इन्फ्लेशन जो रहता है उसको कंपाउंडिंग किया जाता है. तो करंट जीडीपी डिफ्लेटर कुड बी 130, 134 व्हाटएवर. तो कैश फ्लोज रियल और नॉमिनल हो सकते हैं. वैसे डिस्काउंट रेट जो होता है उसके भी दो बच्चे होते हैं,
रियल डिस्काउंट रेट एंड नॉमिनल डिस्काउंट रेट. नॉमिनल डिस्काउंट रेट इज इंक्लूडिंग इन्फ्लेशन. हम जो डिस्काउंट रेट लेते हैं ना बाय डिफॉल्ट वो नॉमिनली रहता है. क्यों? टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब क्या बोला था मैंने कैप्सूल 1 में? टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाज इक्वल टू रिस्क फ्री रेट प्लस रिस्क प्रीमियम. रिस्क फ्री रेट वाज इक्वल टू, अरे बोलो, इन्फ्लेशन रेट प्लस रियल रेट. उसमें इन्फ्लेशन रेट था तो मतलब हमारे टाइम वैल्यू ऑफ मनी में इन्फ्लेशन रेट इंक्लूडेड है. अगर इन्फ्लेशन रेट इंक्लूडेड है, दिस इज रेट इंक्लूडिंग इन्फ्लेशन. समझा गया? दिस इज रियल रेट का मतलब क्या है? रेट excluding inflation. Husband and wife must match with each other, otherwise Elon Musk happens or Johnny Depp happens. समझा? अब बोले ये क्यों बोला? डिस्काउंट रेट एंड द कैश फ्लोज मस्ट करस्पॉन्ड टू ईच अदर. अगर कैश फ्लोज नॉमिनल है तो डिस्काउंट रेट भी नॉमिनल लेना चाहिए. मैंने कैश फ्लोज भी नॉमिनल ले लिए और डिस्काउंट रेट भी नॉमिनल लिया और वो करके ये ये आंसर आया. कैंसर नहीं, ये आंसर आया. आई होप यू अंडरस्टूड इट. ये कुछ बेसिक्स था और बेसिक्स हम करेंगे. खुद एक्सेल पे जाके वर्कआउट करना. जो भी चीजें मैंने बोली वो सब चीजें लिखो. होमवर्क के लिए अगला पेज, लास्ट पेजेस ना, वो होमवर्क के लिए रहने दो. 10-15 पेजेस लगेंगे तो लिखते जाने का. हर रोज जो जो कंसेप्ट बोला वो घर पे जाके पढ़ो, तभी जाके थोड़ा स्मार्ट बनोगे. बाय बाय.